जाति आखिर क्यों नहीं जाती के लेखों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे श्री महाराज सिंह भारती जी, जो भूतपूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से। उनके द्वारा लिखे गए लेख जातिवाद की असलियत के ऊपर। इसमें उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं जिससे पुरातन सोच रखने वालों को खासा धक्का लग सकता है। लेख जो है वो बहुत रोचक है और इसकी शैली भी उतनी ही रोचक है। आपको इस लेख को सुनकर लगेगा ही नहीं कि ये किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है लेख सुनकर कि जैसे कोई हमें सामने बैठकर समझा रहा हो। तो चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज के लेख का विषय है जातिवाद की असलियत, जिसे लिखा है श्री महाराज सिंह भारती जी ने। भूतपूर्व एमएलसी वे रह चुके हैं। जाति प्रथा इस देश में कब और कैसे बनी, ये एक विवाद का प्रश्न है और इस पर बहस करने से कोई लाभ भी निकलता मुझे नहीं दिखता। अतः मैं तो केवल यहीं तक अपने विचार सीमित रखता हूं कि जाति प्रथा की क्या असलियत है, इससे क्या लाभ है और क्या हानि, और यदि हानि है तो इस प्रथा को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो यानी कि उन्हें लाभ कम और हानि अधिक दिखती है इस चीज की। सबसे पहला, खून की पवित्रता। तो जाति का विनाश के दौरान हमने डॉक्टर अंबेडकर के विचार खून की पवित्रता को लेकर पढ़े थे, सुने थे आप लोगों ने। और बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो भाषा है वो काफी डिफिकल्ट उन्हें लगती है। तो उस वक्त जो लोग इस बात को न समझ पाए हों, वो यहाँ साधारण शब्दों में लिखे गए लेख के जरिए इसे समझ सकते हैं। परंपरागत रूढ़िवादी लोग कहते हैं कि जाति प्रथा के द्वारा खून की पवित्रता बनी रहती है। उनके विचार से छोटी जाति वालों का खून घटिया और ऊंची जाति वालों का खून बढ़िया होता है। आइए इस बात की सच्चाई पर विचार करें। वैसे तो आपको ऐसी बहुत सारी हिंदी मूवीज मिल जाएंगी जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि किसी रूढ़िवादी व्यक्ति को किसी छोटी जात वाली व्यक्ति का खून चढ़ा दिया तो वो सख्ते में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता यही है कि गंदा खून मुझे चढ़ा दिया। ऐसी बहुत से कहानियां हैं। आधुनिक विज्ञान ने शरीर के प्रत्येक रोग के लिए रक्त का विश्लेषण करके साधारण जनता को भी ये बता दिया है कि रक्त में कौन कौन से तत्व होते हैं और कौन कौन से कीड़े होते हैं और किन कीड़ों के बनने से कौन सा रोग पैदा होता है। तो यहाँ पर कई किस्म के सेल्स को जोड़कर हमारा शरीर बना है, और जब हम बीमार होते हैं तो किस तरह का वायरस हमारी बॉडी में होता है, वो कोई जाति, रंग, भेद कुछ भी देखकर नहीं आपके अंदर आता। रक्त में अलग अलग कीड़ों की मात्रा जाति के हिसाब से नहीं होती, वरन रोग के हिसाब से होती है। हर जाति के रोगियों के रक्त में एक रोग में एक समान रोग के कीड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के रक्त में किसी और प्रकार के कीड़े हों और अछूत के रक्त में किसी और प्रकार के। ये समानता स्त्री पुरुष के रक्त में भी पूर्ण रूप से है। तो बहुत साधारण सी बात कह रहे हैं कि हम सब के अंदर जो है, हम सभी का शरीर जो है वो एक ही तरह के बॉडी सेल्स के हिसाब से बना है। हमारी ठिठुरियों पर जो मज्जा है वो जिन सेल से बनी है और सभी व्यक्तियों की जो शारीरिक संरचना है, बॉडी टाइप है, वो उसी सेल से बनी है। फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, तथा कथित ब्राह्मण हो या तथा कथित अछूत हो या कोई विदेशी ही क्यों ना हो। कम से कम विज्ञान तो यही कहता है। शास्त्र क्या कहते हैं इसकी नॉलेज मुझे नहीं है। जो स्वस्थ रक्त होता है उसका वर्गीकरण भी वैज्ञानिकों ने किया है और जगह जगह रक्त के बैंक हैं। अस्पतालों में जाकर आप अपना रक्त दान कर सकते हैं या बेच भी सकते हैं। दुर्घटना होने पर या किसी कारण यदि शरीर से अधिक रक्त निकल जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि किसी दूसरे व्यक्ति का खून उस आहत व्यक्ति के रगों में चढ़ा दिया जाए तो वह खून उस आहत व्यक्ति के निकले हुए खून की पूर्ति करके उसे मरने से बचा सकता है। अस्पतालों में ऐसे केस आते ही रहते हैं और युद्ध काल में तो सेना को हर समय अपने आहत सैनिकों की प्राण रक्षा के लिए दूसरे व्यक्तियों के खून की भारी आवश्यकता रहती है। इसलिए रक्त का दान पुण्य माना गया है और अनेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त दान करते हैं। दान में आया हुआ रक्त बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर सकता, अतः सरकार रक्त खरीदती भी है। जनता का भी कोई स्वस्थ व्यक्ति अपना रक्त सरकारी अस्पतालों में बेच सकता है। तो जगह जगह आजकल आपने देखा होगा ब्लड डोनेशन कैंप भी इसी चीज के लिए लगाए जाते हैं।
तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ब्लड डोनेट करने वाला व्यक्ति किस जाति या वर्ण से आता है, क्योंकि विज्ञान की अहमियत जो है वो लोगों के जीवन को बचाने में ज्यादा होती है बजाय ऊंच नीच देखने के। स्वस्थ रक्त का भी वर्गीकरण होता है, किंतु वह जाति के हिसाब से नहीं होता। जैसे कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव। मेरे नॉलेज में ये 8 वर्गीकरण हैं ब्लड के। आहत व्यक्ति के खून को जो वर्ग है उसी वर्ग का खून यदि उसे चढ़ा दिया जाए तो लाभ होगा। यदि दूसरे वर्ग का खून उसे चढ़ा दिया जाए तो इस गलत वर्ग के खून के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब एक बहुत रोचक उदाहरण वो आगे दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अतः खून लेने से पहले खून देने वाले के खून का वर्गीकरण करके बोतल पर नंबर डाल दिया जाता है और खून चढ़ाने से पहले आहत व्यक्ति के खून की जांच करके उसका वर्ग मालूम कर लिया जाता है ताकि उसी वर्ग का खून उपलब्ध किया जा सके। यह वर्गीकरण स्त्री पुरुष या बड़ी जाति और छोटी जाति के हिसाब से नहीं होता। बिना वर्ग देखे यदि किसी ब्राह्मण का रक्त पवित्र समझकर किसी स्त्री अथवा गैर ब्राह्मण के रगों में चढ़ा दिया जाए तो यह गलत वर्ग का ब्राह्मण रक्त उस स्त्री अथवा शूद्र की हत्या का कारण बनेगा। तो सिर्फ किसी का ब्राह्मण हो जाना ही किसी की जान बचाने का कारण नहीं बन सकता। सभी जातियों की स्त्री तथा पुरुषों में सभी वर्गों का रक्त समान रूप से पाया जाता है। रक्त के वर्गीकरण पर जाति, नस्ल, रंग आदि किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। मानव के रक्त में कोई भेद नहीं है। बीमारी के कीड़े और रक्त के वर्गीकरण में जो भेद होता है वह जाति और लिंग के हिसाब से नहीं होता। मतलब अस्पृश्य का भेद भी नहीं होता और स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं होता, छोटे बड़े का भी भेद नहीं होता इस चीज में। अतः अब जो वो आगे बोल रहे हैं वो बहुत हास्यास्पद है। अतः जातिवाद के आधार पर रक्त को अच्छा बुरा कहने का साहस मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे आज के वैज्ञानिक युग का साधारण ज्ञान भी नहीं है। तो शास्त्रों की दुहाई देना, सनातन संस्कृति की दुहाई देने वालों को सीधे तौर पर मूर्ख की संज्ञा दे रहे हैं। रक्त के वर्गीकरण में जैसे ब्राह्मण और शूद्र का भेद नहीं होता, उसी तरह स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। हमारी रोगों में माता का रक्त होता है, पिता तो बीज देकर अलग हो जाता है। तो अब यहां से लेख में ऐसी बातें हैं जिसे पढ़ते हुए थोड़ा हिचक मुझे लगती है। ये हिचक इसलिए नहीं है कि मैं एक स्त्री हूं, ये हिचक इसलिए है कि ये लेख मुझे ऐसे मूर्ख लोगों के सामने भी पढ़ना पड़ता है जो इस चीज को समझने के काबिल नहीं है। खैर, शब्द दर शब्द पढ़ने की जो पहली कंडीशन है उसके चलते मैं इसको शब्द दर शब्द ही पढ़ूंगी। बाप का वीर्य और माता के रज के कीटाणु मिलकर जिस बच्चे को जन्म देते हैं वह मां के पेट में मां के रक्त से ही बनता है। वस्तुतः हमारी रोगों में केवल माता का ही रक्त होता है, किंतु समाज पर पुरुष का अधिकार होने अथवा अज्ञानता के कारण हम अपनी रगों में अपने पिता अथवा अपने वंश के खून का गर्व किया करते हैं। हिंदू धर्म में जो जातिवाद का जन्मदाता है, हजारों वर्षों से कन्या रत्न को नीच कुल से लेने का रिवाज चल रहा है। ऐसा क्यों है? इसका कारण यही है कि सुंदरता सभी जगह होती है, समर्थ व्यक्ति ही उस सुंदरता का उपभोग करना चाहता है। और इसमें तो जो नगर वधुएं हुआ करती थी पहले, वो जो एग्जाम्पल है एकदम फिट बैठता है कि नगर वधु ने बनाया जाता था और हर जो संभ्रांत परिवार का व्यक्ति है, जिसके पास रुपए पैसे का रसूख है, वो उन तक पहुंच सकता था और वो शादी नहीं कर सकती थी। उनकी शादी करने का मतलब था आपस में लड़कर मर जाना उनके लिए। समाज पर यदि स्त्रियों का अधिकार होता तो जातिवाद के युग में रक्त की पवित्रता मां के साथ नत्थी रहती और समर्थ स्त्रियां बीज के लिए किसी भी बलिष्ठ व सुंदर पुरुष रत्न को नीच कुल से भी ले लिया करती। तो यहां पर मुझे याद आती है राहुल सांकृत्यायन जी की वोल्गा से गंगा की पहली कहानी निशा। उसमें इसी तरह का उल्लेख है। तब जो थी वो मैट्रियार्की सोसाइटी थी, औरतों का वर्चस्व था और जो आज पुरुष कर रहे हैं वो औरतें क्या करती थी, उस तरह का बिहेवियर। चूंकि समाज पर अधिकार पुरुषों का रहा है, अतः रक्त की पवित्रता भी बीज के साथ नत्थी हो गई और समर्थ पुरुष के लिए
कन्या रत्न नीच कुल से ले लेने का विधान बना दिया गया। जोधा भाई के रक्त से पैदा होने वाला पुत्र राजपूत नहीं मुगल बन गया। अलग अलग देश और जाति की अनेक पत्नियों से पैदा होने वाली हिंदू राजाओं की संतानों की नसों में अचानक बाप का रक्त दौड़ने लगा। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया और सटीक बात वे कह रहे हैं। भारत के अलावा आज बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर पिता का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मां का नाम लिखा जाना ही काफी है। ऐसी बहुत सी सोसाइटीज हैं दुनिया में, खासकर विदेशों में, यूरोप में तो ये चलन तेजी से बढ़ चला है कि सिर्फ मां का नाम लिखा होना ही काफी है, बाप का नाम मैंडेटरी नहीं है वहां पर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जब हाल फिलहाल ही यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ है, तो उनके ऊपर मैं नेट पर सर्च कर रही थी, जिसके तहत मुझे इस बात का पता चला कि उनकी अपने पति से खटपट इसी बात को लेकर शुरू हुई थी कि महारानी जो हैं बच्चों को, अपने बच्चों को किसका सरनेम देंगी। तो वहां पर एक चॉइस होती है कि स्त्री अपना सरनेम दे या अपने पति का सरनेम दे। तो क्वीन एलिजाबेथ ने अपने खानदान का सरनेम अपने बच्चों को दिया और वहीं से उनके पति से खटपट शुरू हो गई। तो ये मुझे पता चला था नेट पर सर्च करने के दौरान। आप भी सर्च कर सकते हैं इस चीज को। और इसी तरीके से ऐसे बहुत सी वाहियात बातें जो है लोग कहते हैं, जिसमें सबसे खासा जो तर्क और कुतर्क है वो ये है कि इंदिरा गांधी जी को लेकर इस तरह की बहुत सी बातें उड़ाई जाती हैं कि उन्होंने तो एक मुसलमान से शादी करी थी, वो तो एक मुसलमान हो गई। और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट इस तरीके से निकलता है कि स्मृति ईरानी जी ने भी ऐसे ही शादी करी है और फिर भी वो जो है एक हिंदू महिला ही बनी हुई है अभी तक, और इंदिरा जी जो हैं वो हिंदू धर्म से बाहर खदेड़ दी गई हैं। तो इस तरह की जो हमारी बुद्धि है ना, वो हमारी बहुत संकुचित सोच को ही दिखाती है। कमेंट सेक्शन में भी अक्सर दिखते रहते हैं ऐसे लोग। तो लेख लंबा है लेकिन बहुत रोचक है। इसके अगला जो वो बोल रहे हैं वो तो और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे हम कल कवर करेंगे। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।